सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद इस कह को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि तुलसी ने कुर्ती और जीन्स पहनी हुई होती हैं और वो दोनों थोड़ा रोमांटिक भी हो जाते हैं। इधर तुलसी सीट पे आके बाहर का नज़ारा देख रही होती है कि तभी आरू से कहती है भूख लगी है। अब इसके आगे ये सुनकर तुलसी भी अपना सर हाँ मिलाती है। तभी आरू का एक गार्ड उसके सीट पर एक पैकेट देकर जाता है जिसमें गर्मा गर्म समोसे थे। समोसे देखकर तुलसी के मुंह में पानी आ जाता है। वो जल्दी से समोसा और चटनी खाने लगती है जिससे कि तुलसी के होठों पर चटनी लग गई थी, जिससे आरू अपने अंगूठे से पूछती है और अपने अंगूठे को किस करके कहती है बहुत ही स्वाद है। आरू की बात सुनकर तुलसी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। कुछ ही देर में उनका नाश्ता हो जाता है जिसके बाद से दो अदरक वाली चाय भी उसे घाट देकर जाते हैं, जिसे वो दोनों एंजॉय करने लगते हैं। तुलसी चाय की चुस्कियाँ लेते हुए कहती है, मुंबई कब तक पहुँचेंगे?" जिस पर आरू कहती है, "रात को।" ये सुनकर तुलसी अपना सर हाँ में हिला देती है, लेकिन जो शांत रह जाए वो हमारी तुलसी कैसे हो सकती है। वो आरू को देखकर मासूमियत से कहती है, मुझे बड़ा बोर लग रहा है। तुलसी की बात सुनकर आरू के होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान आ जाती है। वो तुलसी को छोड़ते हुए कहती है, तो चलो थोड़ा प्यार मोहब्बत कर लेते हैं। इतना कहकर वो एक आंख दबा देती है, जिससे तुलसी का चेहरा किसी टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो शर्माते हुए कहती है, कुछ भी मत कहिए, मुझे शर्म आती है। तुलसी का इस तरह शर्माना जैसे आरू को काफ़ी पसंद था। तभी उसकी नज़रें तुलसी के पैरों पे जाके ठहर जाती हैं, जो कि काफ़ी सुंदर थे। तुलसी ने अपने पैरों में रेड कलर की नेल पेंट लगा रखी थी और पैरों पर आलता भी लगा था। और तुलसी के पैरों के नाखून बड़े बड़े थे, जिसमें रेड कलर के नेल पेंट काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। उसने अपने पैर में काला धागा और पायल भी पहना हुआ था। तुलसी के छोटे और खूबसूरत पैर को देख के आरू हमेशा उसकी तरफ आकर्षित होती थी। वो धीरे से तुलसी के पैर को उठा के अपनी गोद में रखती है और उसे प्यार से छूने लगती है। वहीं आरू के इस तरह छूने से तुलसी को कुछ कुछ हो रहा था। पहले उसका मानना था कि यहाँ पति पत्नी के पैर नहीं छूते, नहीं तो पाप लगता है। लेकिन आरू ने तुलसी की इस सोच को पूरी तरह से नकार दिया था। इधर कुछ ही देर में सभी मुंबई पहुंच चुके थे और सभी ने होटल में रहना तय किया था, जहाँ से वो लोग पंक्ति से जाके मिलके कुछ रस्में करें और फिर उसे अपने साथ अपने घर ले जाएं। इधर अभिमान आज खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वहीं उसकी मम्मी का मुंह बना हुआ था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी जब चिड़िया चुग गई खेत। इधर तुलसी और आरू इस वक्त अपने रूम में थे। आरू नहाने गई थी और तुलसी अपना पेट पकड़ के बिस्तर पर बैठी थी। उसका पेट और कमर काफ़ी दर्द कर रहा था, जिससे कि उसकी रुलाई निकलने को तैयार थी। तुलसी अपने कमर को सहलाते हुए कहती है, मेरा पेट इतना क्यों दर्द कर रहा है? कहीं डेट तो नहीं आने वाली है? हे महादेव, हम तो वो चीज़ लाना ही भूल गए, अब क्या करूं? इधर इतना कह के तुलसी धीरे धीरे रोना स्टार्ट करने लगती है। तभी आरू बाथरूम से बाहर आकर तौलिए से पोंछते हुए कहती है, सॉरी, बाथरूम से बाहर आती है और इस वक्त आरू ने जीन्स और शर्ट पहन रखा था, जिसमें वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। वो जैसे ही रूम में आती है कि उसकी नज़र बेड पर बैठी तुलसी पर जाती है, जो अपनी पेट को बैठे बैठे ही सुबक रही थी।
तुलसी को इस तरह रोता देखकर आरू घबरा जाती है। वो जल्दी से तुलसी के पास जाती है और उसके फेस को अपने हाथों में भरकर प्यार से कहती है, ए चुईया, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? इधर तुलसी अपने आंसुओं से भरी आंखों से आरू को देखकर ना में सर हिला देती है। तभी आरू कुछ सोचते हुए कहती है, डेट आ गई है क्या? आरू की बात सुन के तुलसी को थोड़ा सा शर्म आता है। वो अपना चेहरा नीचे कर लेती है कि तभी आरू उसके चेहरे को ऊपर करके प्यार से उसके फोरहेड पे किस करके कहती है, चेहरा क्यों नीचे कर रही हो? कुछ गिना के है क्या तुमने? ये तो आम बात है। अच्छा ये बताओ, सैनिटरी नैपकिन कहाँ है? इधर आरू की बात सुनकर तुलसी कहती है, मैं लाना भूल गई, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी आएगी। इधर आरू तुलसी के आंसू पोंछ के उसके लिप्स पे हल्के से किस कर कहती है, कोई बात नहीं, मैं लेके आती हूँ। आरू की बात सुन के तुलसी आरू को देखने लगती है, जिस पर आरू बोलती है, टेंशन न लो, मैं अभी लेकर आती हूँ। जिस पर तुलसी कुछ नहीं कहती और आरू कहती है, तुम यहीं बैठी रहो। इतना कहकर वो मुड़ के वहां से जाने लगती है कि तब भी तुलसी की आवाज़ सुन के फिर से आरू के कदम रुक जाते हैं। तुलसी आरू से कहती है, मुझे तो पंक्ति के घर जाना है ना, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो सब क्या सोचेंगे? इस पर आरू बिना मुड़े हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं भाभी से बात कर लूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। वहीं आरू को जाता देखकर तुलसी के होठों पर जो दर्द दिख रहा था वो अब एक प्यारी सी मुस्कान में बदल गई थी। वो अपने आप से कहती है, आप इतनी अच्छी क्यों हो? मैंने जरूर कोई पिछले जन्म में पुण्य किया होगा, तभी मुझे आप जैसा पार्टनर मिला। डर लगता है कि कहीं हमारे रिश्ते को किसी की नज़र न लग जाए। इस वक्त तुलसी के चेहरे पर हल्की सी चिंता की लकीर भी थी। इधर आरू की कार एक कॉस्मेटिक शॉप पे जाके रुकती है और आरू गाड़ी से उतर के जल्दी जल्दी शॉप के अंदर जाती है और अपने बॉडीगार्ड को वहीं बाहर खड़े रहने के लिए कहती है। इधर आरू को देखकर वो कॉस्मेटिक वाला हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसने आरू को न्यूज़पेपर में देखा था। आरू से कहती है, एक सैनिटरी नैपकिन दो, अच्छी वाली। आरू की बात सुनकर कॉस्मेटिक वाले को लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया, इसलिए वो मुंह खोले आरू को देखने लगता है। वहीं उसे इस तरह से देखकर आरू चिढ़ के कहती है, क्या हुआ? जिस पर वो दुकानदार कुछ नहीं बोलता है। आरू बोलती है, तो घूर के क्या देख रहे हो, जो मांगा है वो दो। फिर दुकानदार जल्दी से आरू को वो सैनिटरी नैपकिन देता है और आरू उसको पैसे देकर वहाँ से निकल जाती है। इधर उस कॉस्मेटिक वाले को चैन की सांस आती है, वरना आरू की मौजूदगी उसके लिए कुछ ऐसी थी मानो उसकी सांसें रुक रखी हो उसने। इधर तुलसी सब पेट पकड़े बिस्तर पे बैठी थी। तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और आरू रूम में आती है। इस वक्त आरू के हाथों में एक पैकेट था, जो जाकर उस पैकेट को तुलसी की तरफ देती है। तुलसी उस पैकेट को खोल के देखती है तो उसमें नैपकिन और कुछ चॉकलेट्स थे, जिसे देखकर उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से सारी चीज़ें निकालती हैं। तभी आरू कहती है, कोई मदद चाहिए? इस पर तुलसी ना में सिर हिला देती है और जैसे ही बेड से उठती है, बेडशीट को देखकर उसका चेहरा शर्म से झुक जाता है। बेडशीट पर रेड स्टेन थे, जो आरू ने भी देख लिए थे। वो तुलसी का हाथ पकड़ते हुए प्यार से कहती है, तुम बाथरूम में जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आती हूँ। तुलसी हाँ में सर हिलाते हुए सैनिटरी नैपकिन लेके बाथरूम में चली जाती है, जिसके बाद
आरू तुलसी के कपड़े भी बाथरूम में रख के आती है और उसके बाद रूम की सर्विस को कह के वो बेडशीट को भी चेंज करवाती है। यहाँ पूरा राजपूत परिवार एक छोटे से अपार्टमेंट में आते हैं जहाँ अभिमान रहता था और उसके साथ पंक्ति भी रहती थी। सुनीता जी का मुंह अब भी बना हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह से तैयार होकर गहने पहन के आई थी। आखिर उन्हें भी अमीरी जो दिखानी थी। इधर अपार्टमेंट में लिफ्ट था तो सभी लोग लिफ्ट में जाते हैं और कुछ ही सेकंड में उनका लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पे जाके रुकता है। सब लिफ्ट से उतरते हैं और एक एक करके जाकर सामने खड़े हो जाते हैं। बाहर से वो घर काफ़ी पुराना लग रहा था। उसे अच्छे से फूलों से सजाया गया था। ये देखकर बड़की अम्मा एक नज़र अभिमान को देखती हैं तो वो शर्मा कर अपने बालों में हाथ फेर लेता है। फिर डोरबेल बजाता है जिसके बाद से पंक्ति दरवाज़ा खोलती है। इस वक्त उसने साड़ी पहन रखी थी। इधर सभी अंदर आते तो सबसे पहले पंक्ति बड़की अम्मा के पैर छूती है, उसके बाद से अभिमान के पापा की। लेकिन जब वो सुनीता जी के पैर छूने जाती हैं तो सुनीता जी अपने कदम पीछे लेके कुछ कहने वाली होती, लेकिन तभी अभिमान पंक्ति को जाकर पकड़ के रुक के कहती है, ऐसी हालत में मत झुका करो और सबके पैर छूने की जरूरत नहीं है। अभिमान की ये बातें सुनीता जी को चुभ गई थी, लेकिन फिर भी उनकी अकड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर पंक्ति इस वक्त काफी प्यारी लग रही थी। बड़की अम्मा उसकी बधाइयाँ लेते हुए कहती है, एकदम चांद का टुकड़ा ढूंढा है अभिमान ने। इधर उनकी बात सुन के पंक्ति शर्मा जाती है। उसके बाद सुनीता जी कुछ रस्में करने के लिए आगे आने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही अभिमान पंक्ति को नताशा से मिलवाते हुए कहता है, पंक्ति, मैंने कहा था ना, मेरी 2 माँ समान भाभी हैं। ये है नताशा भाभी और एक और भाभी हैं, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई है इसलिए वो नहीं आई हैं। पंक्ति झुक के नताशा के पैर छूने लगती है, लेकिन तभी नताशा उसे रोककर मुस्कुराते हुए कहती है, अरे इस हालत में मत झुको, तुम मेरी छोटी बहन हो जैसे कि तुलसी है। अब तो मुझे 2 बहनें मिल गई हैं जिनकी मैं अच्छे से टांग खिंचाई करूंगी। नताशा की बातें और उसका ऐसा व्यवहार देखकर पंक्ति की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि उसे तो कभी परिवार क्या होता है ये पता ही नहीं था। उसे हमेशा से ही परिवार चाहिए था, जो आज अभिमान की वजह से मिल भी गया था। नताशा कुछ रस्में करती हैं, जिसके बाद पंक्ति को वो लोग अपने साथ ले जाने वाले थे। इधर पंक्ति और अभिमान साथ में बैठे थे और पंक्ति को शगुन दिया जा रहा था। इधर होटल रूम में दिखाया जाता है, आरो इस वक्त बेड पे लेटी थी। वहीं तुलसी भी उससे किसी बंदर के बच्चे की तरह चिपक के लेटी थी। तुलसी का पूरा चेहरा मुरझाया हुआ था। तुलसी ने इस वक्त आरू की शर्ट पहन रखी थी और आरू हल्के हल्के से उसके पेट पे मसाज कर रही थी। आरू तुलसी के बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, कपड़े बदल लो। आरू की बात सुन के तुलसी का चेहरा फिर से शर्म से लाल हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाती है कि वो किस कपड़े की बात कर रही है। वो धीरे से उठती है और साइड ड्रॉर से सैनिटरी नैपकिन निकाल के बाथरूम में चली जाती है। तुलसी के बाथरूम में जाने के बाद आरू रिसेप्शन पे कॉल करके गर्म तेल मंगवा लेती है और फिर बाथरूम के पास जाकर दरवाजे को खटखटाते हुए कहती है, तुम ठीक हो? अंदर तुलसी जो अपना पेट पकड़े खड़ी थी, वो जैसे तैसे करके कपड़े को चेंज करती है, उसके बाद जाके दरवाज़ा खोलती है। तुलसी की हालत कुछ सही नहीं थी, उसकी तबीयत खराब थी। इधर आरू बाथरूम के अंदर आती है कि तभी आरू की नज़रें डस्टबिन के पास पड़े कपड़े की तरफ जाती हैं। जब तुलसी आरू के नज़रों को देखती है तो वो फिर से शर्माने लगती है। वो अपनी नज़रें झुका लेती हैं। तभी आरू उसका चेहरा ऊपर करके परेशान होते हुए कहती है, ज़्यादा हो रहा है?
आरू की बात सुन के तुलसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो अपना चेहरा नीचे किए हुए धीरे से कहती है, वो आज पहला दिन है इसलिए इतना हो रहा है। आरू कुछ नहीं कहती है, वो डस्टबिन के पास जाती है और उस कपड़े को वहाँ से उठा के डस्टबिन में डाल देती है। ये सब करते हुए उसके फेस पर जरा सी भी कोई झिझक नहीं थी। इधर आरू हाथ धोती है और तुलसी को अपने गोद में उठा के रूम में लेके जाती है, उसे बेड पे लिटाती है और उसके शर्ट के बटन खोलकर साइड से गर्म तेल की कटोरी उठा के उसके पेट पे हल्के हाथों से मसाज कर रही थी, जिससे कि तुलसी को काफ़ी ज़्यादा आराम मिल रहा था। फिर तुलसी का पेट काफ़ी नर्म था। आरू उसके पेट पे हाथ फेरते हुए कहती है, तुम्हारा पेट कुछ ज़्यादा ही नाजुक नहीं है? यकीन नहीं होता है कि एक समय बाद इसके अंदर कोई सांस भी लेगा। इधर तुलसी की डबल मीनिंग बातें सॉरी आरू की डबल मीनिंग बातें तुलसी को समझ नहीं आ रही थी। इधर आरू तेल की कटोरी साइड में रखती है, उसके बाद तुलसी के बगल में लेट जाती है। बस आरू की लेटने की देर थी, तुलसी उसके ऊपर बंदर के बच्चे की तरह लिपट जाती है। इस वक्त तुलसी के लंबे खुले बाल बिस्तर पे फैले हुए थे। वहीं आरू ने तुलसी को कमर से थाम रखा था। वो उसके कमर को रब कर रही थी। फिर कुछ सोचते हुए कहती है, हमेशा तुम्हें ऐसा ही होता है क्या? आरू को वापस वही सब कहता देखकर तुलसी का चेहरा देखने लायक था। वो उसके शर्ट के बटन से खेलते हुए कहती है, मुझे ऐसे वक्त में ज़्यादा दर्द होता है और ऐसा ही होता है। आरू तुलसी को दर्द को बखूबी समझ रही थी। उसके बाद से वो तुलसी के बालों में धीरे धीरे हाथ फेरने लगती है, जिससे कि तुलसी कुछ ही देर में आराम से सो जाती है। इधर देर शाम तुलसी की नींद खुलती है तो वो देखती है बाहर अंधेरा हो चुका है। वो उठ के बेड पे बैठ के अपने बालों का जूड़ा करने लगती है कि तभी आरू रूम में आती है और तुलसी को उठा देकर उसके पास जाकर प्यार से उसके फोrehead पे किस करती है और कहती है, अब कैसा लग रहा है? अभी भी दर्द हो रहा है क्या? इधर आरू की बातों में फिक्र साफ नजर आ रही थी। वहीं तुलसी मुस्कुराकर जवाब देती है, अब दर्द नहीं हो रहा। उन लोगों को कुछ ही देर में स्टेशन के लिए निकलना था, इसलिए आरू तुलसी के लिए साड़ी लेकर आती है और उसे देती है, जिसके बाद तुलसी साड़ी लेकर बाथरूम में चली जाती है और कुछ ही देर में कपड़े बदल के आती है। तब तक आरू ने अपना और तुलसी का सामान रख लिया था और दोनों रूम से निकल जाते हैं। सभी लोग स्टेशन पहुंच जाते हैं। अब तक तुलसी और पंक्ति में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और वो तीनों अपने में व्यस्त पड़ी थी। वहीं सुनीता जी साइड में खड़ी थी, कोई भी उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वहीं वो इससे अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी। वो अपने मन में बस यही सोच रही थी कि अगर वो अपने पसंद की बहू लाती तो वो लोग उसके हिसाब से चलती। लेकिन अब उन्हें कौन बताए कि उनके पसंद की बहुएं उनकी इतनी इज्जत नहीं करती जितनी उनकी ये तीन बहुएं करती थी। इधर कुछ ही देर में ट्रेन आ जाती है और सभी लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इस बार भी आरू और तुलसी की सीट सबसे अलग थी। आरू ने जानकर अपनी और तुलसी की सीट सबसे अलग ली थी, क्योंकि उसे पता था वापस हवेली जाकर बड़की अम्मा उसे और तुलसी को शादी तक अलग ही रखने वाली हैं और वो अपने छोटी सी चुहिया से 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकती थी। वो भी तब जब वो उसे बेहद प्यार करती हो। आरू को फिर से साइड वाला बर्थ मिला था और उसने तुलसी को अपनी गोद में बैठा रखा था और सीट के पर्दे लगा दिए थे ताकि कोई उन्हें देख न पाए। तुलसी आरू की गोद में बैठे काफी शर्मा रही थी। वहीं आरू तो आज अपनी चुहिया को छेड़ने के पूरे मूड में थी। वो कभी तुलसी की कंधे को चूमते, कभी उसके गालों को या फिर उसके टमी पे अपनी उंगलियां फिराने लगती है।
आरू की ये हरकतें तुलसी को बेकाबू कर रही थी। एक तो वो अभी छोटी थी और दूसरा उसके अंदर उमड़ रही ये नए नए जज्बात को रोकना आसान नहीं था। इधर तुलसी गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहती है, मत कीजिए ना, कुछ कुछ होता है। तुलसी की बात सुन के आरू के होठों पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि तुलसी को क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी वो तुलसी को और परेशान करते हुए कहती है, क्या हो रहा है तुमको? इतना कहकर वो तुलसी के पैरों को सेक्सुअल तरीके से छूने लगती है, जैसे कि तुलसी सिमटते हुए गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहती है, मत कीजिए। तुलसी से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। वहीं आरू उसके ईयर लूप को चूमते हुए बेहद मदहोशी से कहती है, उम्र के फासले ने रोक रखा है मुझे। जिस दिन आपकी इस उम्र की सीमा पार हुई ना, उस दिन आपको हमसे कोई नहीं बचा सकता पत्नी जी। उस दिन आप हमें एकदम गहराइयों से अपने अंदर महसूस करेंगी। आरू की ऐसी बातें सुन के तुलसी का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वो झट से हल्का पलट के अपना चेहरा आरू के चेस्ट में छुपा लेती है। इस वक्त उसका दिल काफी जोरों से धड़क रहा था, मानो कि अभी उछल के बाहर आ जाएगा। वहीं आरू के होठों पर तुलसी को इस तरह से मुस्कुराता देखकर उसके होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। वो उसे अपनी बाहों में भर के कहती है, तुम तो अभी से शर्माने लगे। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। जब मैं तुम्हें प्यार करूंगी, तुम्हें अपना बनाऊंगी, तब तुम क्या करोगी? मैंने तो बहुत कुछ सोच रखा है कि मैं क्या क्या और कैसे कैसे करूंगी। इधर आरू की बातें सुन के तुलसी का शर्म से बुरा हाल हुआ जा रहा था। वो बच्चों की तरह रूठते हुए कहती है, मत कीजिए ना, मुझे शर्म आती है। सो गाइस, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए।